हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, हमने प्रीवियस वीडियो में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बेस्ड पे न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। तो आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हमारा जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, हम इसके बारे में रीड करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो हम अब करें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल। देखिए, ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स द palm of players and stop in 0.06 second. Calculate force exerted by the ball on player's hand. क्या कह रहा है, एक बॉल है, ठीक है, उसका जो मास है कितना है 150 ग्राम 150 ग्राम और वो कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, और इतनी स्पीड से वो उस प्लेयर के पाम पर क्या होती है, स्ट्राइक होती है। जैसे ही वो बॉल स्ट्राइक उसके पाम पर आती है तो वो स्टॉप कितने सेकंड में होती है, 0.06 सेकंड। तो हमें ये निकालना है कि उस जो प्लेयर के हैंड पर जो बॉल स्ट्राइक हुई है उसने कितना फोर्स एक्सर्ट किया। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमें मास पता है कितना दे रखा है 150 ग्राम। यदि ग्राम को हम किलोग्राम में करते हैं तो हम ऐसे करेंगे 150 अपॉन में 1000 किलोग्राम। यू कितना है हमारा 30 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। वी कितनी है हमारी 0, ठीक है 0, क्योंकि वो स्टॉप हो गई ना। ओके डियर स्टूडेंट, स्टॉप हो गई तो हमारी कितनी होगी 0 हो गई फाइनल। तो टी कितना दे रखा है हमारा 0.06 सेकेंड। तो हमें न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है ना, या आप इसका या इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। एफ इज इक्वल टू मास की वैल्यू कितनी है 150 अपॉन 1000 क्रॉस एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला है। वी कितना हो गया 0 माइनस यू 30, ठीक है 0.06 टाइम पुट कर दिया हमने। अब इसको हम सोल्व कर देंगे यहाँ पे। तो 150 इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा फोर्स आएगा -75 न्यूटन। तो कितना फोर्स जो है उस बॉल ने एक्सर्ट किया उस प्लेयर हैंड पर, -75 न्यूटन। न्यूटन मेंशन करना है क्योंकि फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर जाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो हमारा जो प्लेयर है, जैसे मान लीजिए वो जो क्रिकेट प्लेयर है ना, उसने बैट से अपनी बॉल को हिट किया, ठीक है, उस बॉल का जो मास दे दिया 150 ग्राम दे दिया, उसकी स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जैसे ही वो स्ट्राइक करती है प्लेयर के हैंड पर, तो वो जब स्टॉप होती है तो कितना टाइम लेती है 0.06 सेकेंड। तो वहाँ पर फोर्स निकालना है कि उसने कितना फोर्स एक्सर्ट किया उस बॉल ने उस प्लेयर के हैंड पे। ओके, तो वो कितना फोर्स है हमारा -75 न्यूटन। ओके डियर स्टूडेंट, अब करते हैं हम सेकेंड न्यूमेरिकल। देखिए, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and mass m2 and acceleration of 24 meter per second square. What acceleration would it produce if tied together? क्या कह रहे हैं बेटा कि मान लीजिए एक मास दिया है ना, उस पर उसने फोर्स लगाई कितना 5 न्यूटन का, तो उस फोर्स से उसका एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ हमारा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसने दूसरा मास लिया m2, उस पर फोर्स लगाया, सेम फोर्स लगाया, लेकिन उसका एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यदि हम दोनों को टाइट कर दें तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, हमें ये निकालना है। हाँ, तो देखिए, जैसे मान लीजिए ब्लॉक ले लिया मैंने ना, इसने उस ब्लॉक m1 मान लिया, इस पे दिया हुआ है मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 8 मीटर पर सेकेंड। दूसरा ब्लॉक मान लीजिए, इस पे इसने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, और कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दोनों ब्लॉक पर हम दोनों को कर दें और उस पर वही फोर्स लगाएं तो
उस पर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, टाइट कर दें और सेम फोर्स लगाएं तो कितना एक्सेलरेशन होगा। देखिए बेटा, हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो फर्स्ट ब्लॉक पे लगाया हमने, क्योंकि यहाँ से देखिए यदि हम निकालें मास किसके बराबर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, F बाय कितना हो जाएगा, F बाय M हो जाएगा ना, सॉरी F बाय A है ना, F बाय A हो जाएगा। तो यहाँ से M1 निकाल रहे हैं हम पहले, तो फोर्स कितना दे रखा है हमें 5 और एक्सेलरेशन फर्स्ट का कितना दे रखा है 8 होगी, फर्स्ट हो गई हमारी। अब सेकंड ब्लॉक की बात करते हैं हम, इस पर फोर्स कितना लगाया है 5 और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ 24, ये हमारा सेकंड। अब दोनों को क्या कर दें हम, दोनों को टाइट कर दें टुगेदर, तो उस पर सेम फोर्स अप्लाई करने पर कितना एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, हम दोनों को क्या कर दें, टाइट कर दें टुगेदर, तो M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब फोर्स हमें पता है कितना लग रहा था बेटा, 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और M1 कितना है हमारा 5/8 है, और M2 कितना है 5/24 है। एक्सेलरेशन नहीं पता हमें इसका, तो यहाँ से ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमने इसमें कॉमन ले लिया, इसको 1 प्लस हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे और यहाँ से इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन कितना आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों ब्लॉक को जब आपने दोनों को जोड़ दिया तो वहाँ सेम फोर्स अप्लाई करने पर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया ना आपको। तो ये है हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की ओर। देखिए, which would require a greater force accelerating a 10 gram mass at 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 20 ग्राम ऑफ मास एट 2 मीटर पर। तो बहुत सिंपल है बेटा, ये कह रहा है कि इनमें से यदि मास हमारा दे रखा है 10 ग्राम तो उसका एक्सेलरेशन इतना है, और 20 ग्राम दे रखा है मास तो उसका एक्सेलरेशन इतना है। तो इनमें से ये बताना है कि किसका कितना फोर्स, किसका ग्रेटर फोर्स है। ठीक है, किस मास का। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है फोर्स M इंटू ए है, तो M हमारा मास दे रखा है, ग्राम को किलोग्राम में करेंगे, एक्सेलरेशन हमें गिवन है तो हमने ये सोल्व कर लिया। सेकंड केस दे रखा है हमें। ठीक है, तो यहाँ से 20/1000 किलोग्राम, इसको ग्राम से किलोग्राम में किया, इसका एक्सेलरेशन गिवन है हमें 20 ग्राम का कितना है 2 मीटर पर सेकेंड किया इसको। तो अब इन दोनों में से बताइए कौन सा फोर्स ग्रेटर है। तो यहाँ से हमारा कौन सा फर्स्ट केस ग्रेटर फोर्स है, कितना 0.05 न्यूटन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलरेटिंग ए 10 ग्राम ऑफ मास। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा थर्ड। इन दोनों से बताना है कि कौन सा हमारा ग्रेटर फोर्स होगा। तो हमारा यहाँ कौन सा ग्रेटर फोर्स 0.05 न्यूटन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलरेटिंग 10 ग्राम ऑफ मास। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये था हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम इसका एग्जांपल देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। देखिए यहाँ पे एक बॉय है, उसने वियरिंग किए हैं रोलर स्केट्स और वो सीधा खड़ा है फेस करके इस वॉल की तरफ। ठीक है, और इस वॉल को क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से पुश कर रहे हैं। तो जो बॉय है वो क्या करता है, जैसे इस पर फोर्स लगाता है वॉल पे, तो वो अपने आप क्या होता है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, मतलब राइट डायरेक्शन में वो फोर्स लगाता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करता है, मूव करता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, जितना ये बॉय इस पे फोर्स लगाएगा ये वॉल भी उतना ही इस बॉय पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। ठीक है, जो इस बॉल ने बॉल इज वियरिंग रोलर स्केट, द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट फोर्स एक्सर्ट बाय द वॉल मेक्स हिम मूव बैकवर्ड। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो है, जो ये वॉल है ना, जैसे ये बॉय इस पर फोर्स लगाएगा तो ये वॉल भी उतना ही इस पर फोर्स लगाएगी। तब क्या होगा, ये पीछे की साइड चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। ठीक है, विल अपोजिट फोर्स एक्सर्ट बाय द वॉल मेक द बॉय ऑन रोलर स्केट्स मूव बैकवर्ड। ठीक है,
जो स्केट्स हैं वो भी क्या करेंगे, रोल करना है तो बैकवर्ड उसमें चला जाएगा डायरेक्शन। मतलब इससे क्या हमें कंक्लूजन मिल रहा है कि जो बॉय है एक्सर्ट और फोर्स ऑन द वॉल, ओके, एंड द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द बॉय, कि जितना ये इस पर वॉल पे फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस बॉय पे लगाएगा, और ये जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, इस वॉल का अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, कैसा लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। एक और बात, जैसे ये बॉय इस वॉल पे फोर्स लगा रहा है तो इसको बोलते हैं हम एक्शन कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस पे वॉल पे एक्शन कर रहा है, और वॉल इस पर क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है। ठीक है, इस पर क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है। ओके, तो ये होता है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप कुछ भी एक्शन करते हो तो जो सामने जो भी चीज है आपके वो उस पर क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। मतलब यदि कोई फर्स्ट बॉडी, मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड बॉडी है, ओके, तो फर्स्ट बॉडी यदि मतलब फर्स्ट बॉडी सेकंड पर फोर्स एक्सर्ट करती है, तो मतलब एक्शन करती है, तो सेकंड बॉडी फर्स्ट पे भी क्या करेगी, उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी। मतलब इसने एक्शन किया तो वॉल ने क्या किया, रिएक्शन किया, लेकिन वो कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये होता है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाँ, तो टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम क्या होती है। ओके, फॉर एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितने भी आप एक्शन करोगे वहां पर क्या होगा कि इक्वल होगा, लेकिन रिएक्शन कैसे होगी, उसकी अपोजिट। जितना फोर्स अप्लाई करोगे सामने वाले बॉडी पर उतना ही वो बॉडी आप पर अप्लाई करेगी फोर्स, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, मतलब उसका रिएक्शन कैसा होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब यदि मैं इस बॉडी पर, जैसे आप इस मान लीजिए वॉल पे मैंने बताया 4 न्यूटन या 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो, तो वो वॉल कितना, उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी, लेकिन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन तो कितना हो जाएगा, मतलब आपने उस पर 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो आप पर वो कितना करेगी, 12 ही, है ना, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ इस डेफिनेशन का मतलब है फॉर एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये होता है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसके एग्जाम्पल हैं वॉकिंग, मैन एंड बोट, recoil of gun, swimming, the case of hose pipe and population of rocket। ठीक है, तो इसको हम ना 1 by 1 डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। तो ये फर्स्ट मैं डिस्कस करूँगी स्विमिंग के बारे में। देखिए मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, आपको उस पर समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, एक स्विमर है, ठीक है, वो वाटर को पुश करती है बैकवर्ड में, अपने हाथों से क्या करती है, उस वाटर को बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करती है। तो जो फिट है आपके, जो फिट है वो मूव किस डायरेक्शन में करते हैं, आपके किस डायरेक्शन में करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करते हैं ना। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाटर के अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो फोर्स लग रहा है, आपने इक्वल फोर्स लगाया अपने हाथों से बैकवर्ड, जैसे वाटर का फ्लो हो रहा है, आपने पीछे की तरफ वाटर को क्या किया, ठीक है, बैकवर्ड की साइड किया, लेकिन वाटर ने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, और उसमें क्या हो गया, आप आगे की तरफ क्या कहोगे, मूव होना स्टार्ट हो जाते हो। तो यहाँ पर भी क्या है कि इक्वल फोर्स है बट इन अपोजिट, लेकिन पीछे की तरफ आप हाथ को पीछे कर रहे हो, वाटर का जो है वाटर को कहाँ कर रहे हो, पीछे की तरफ धकेल रहे हो, और आप कहाँ जा रहे हो, आगे की तरफ। तो मतलब पीछे की तरफ धकेल रहे हो और आप जा रहे हो आगे, तो इसका मतलब इक्वल तो फोर्स लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है आपकी, अपोजिट है। पुश ऑफ वाटर एंड स्विमर, ठीक है, मतलब पुश ऑफ स्विमर ऑन वाटर, आप पुश कर रहे हो पीछे और आप जा कहाँ रहे हो, आगे की साइड। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर कि जो भी स्विमर है वो पुशेस द वाटर बैकवर्ड्स,
with his hands and feet to move in the forward direction in water. Okay, तो जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल है, ठीक है, अपोजिट रिएक्शन टू दिस फोर्स एंड विच पुशेस द स्विमर फॉरवर्ड. तो वो जो स्विमर है वो आगे की तरफ मूव करता है और अब वाटर को आप क्या करते हो, पीछे की तरफ धकेलते हो. उसी की वजह से तो आप स्विम कर पाते हो, आगे की तरफ मूव कर पाते हो, है ना. तो ये भी क्या बताता है, न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट. ओके ओके डियर स्टूडेंट, देखिए स्विमिंग होगी हमारी. अब करते हैं वॉकिंग के बारे में कि वॉकिंग का क्या है ना. तो देखिए बच्चों, क्या है कि जब हम अर्थ पर चल रहे हैं तो हम पर अर्थ भी एक फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है. तो अर्थ भी उतना ही फोर्स अप्लाई करता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करती है. जैसे कह रही हूँ, जैसे मैन वॉक कर रहा है, ठीक है ना, वॉक कर रहा है, तो जो हमारी डायरेक्शन होती है ना वो फॉरवर्ड में होती है और हमारी बॉडी में फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, उसका पीछे की तरफ, बैकवर्ड. देखिए बेटा, मैं ये कह रही हूँ, एक मैन है वो जैसे मान लो वॉक करता है ना, या अर्थ पे चल रहा है, तो अर्थ भी एक फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है. जितना आप उस पर फोर्स लगा रहे हो उस अर्थ पे, अर्थ भी उतना ही फोर्स आप पर लगा रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है उसकी, अपोजिट होती है. जैसे आप वॉक कर रहे हो, मैंने बताया आप वॉक कर रहे हो, आप जा आगे की तरफ रहे हो, है ना, आगे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन आपके फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है, उसके बैकवर्ड में. किधर लगता है, बैकवर्ड में. तो ये भी हमारा क्या होता है, वॉकिंग का है एग्जाम्पल, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का. अब हम करते हैं रिकॉइल ऑफ गन. रिकॉइल ऑफ गन का करते हैं एग्जाम्पल. देखिए कैसे है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कैसे फॉलो हो रहा है इस पर. देखिए जैसे ये गन है आपके, है ना, तो ये क्या है, इस गन से जब आप क्या करते हो, बुलेट फायर होती है ना. देखिए आप इस गन के इसको दबाते हो, प्रेस करते हो, पीछे की साइड बैकवर्ड उस पर फोर्स लगाते हो और बुलेट कहाँ जाती है, आगे की तरफ मूव करती है ना. मैं क्या कह रही हूँ कि इक्वल फोर्स लगाओगे लेकिन डायरेक्शन क्या होगी आपकी, बैक अपोजिट होगी. इक्वल मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी. आप इक्वल फोर्स लगा रहे हो, इस पे आपने फोर्स लगाया, इस गन को प्रेस किया, बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करते हो, है ना, और बुलेट कहाँ जाती है आपकी, आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आपने बुलेट को फायर किया गन से, ठीक है, तो आपने फोर्स अप्लाई किया, उसको फोर्स अप्लाई किया किस पे, गन पे, और बुलेट कहाँ गई आपकी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई ना. तो यहाँ पर आप देख रहे हो, जो गन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे गन को क्या बोलते हैं, रिकॉइल्ड, ठीक है. तो यहाँ से इस बेस्ड पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, बहुत न्यूमेरिकल्स होते हैं कि जब भी आप किसी बुलेट से गन फायर करते हो, गन से, ठीक है, तो वहाँ जो फोर्स लग रहा है इस पर, ये जब इसको आप बैकवर्ड डायरेक्शन में करते हो तो बुलेट कहाँ जाती है, हमारी आगे की तरफ मूव करती है. तो यहाँ पर भी क्या है, हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है कि टू एवरी एक्शन, ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, आपने एक्शन किया, फिर आपके उसमें अपोजिट क्या हुआ, उसका रिएक्शन हुआ. ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है. हम नेक्स्ट करते हैं मैन एंड बोट का. ठीक है, फिर हमारा बचेगा केस ऑफ हाउस पाइप का, फिर पॉपुलेशन ऑफ रॉकेट. देखिए मैन और बोट का देखते हैं हम. देखिए जैसे ये जो वुमेन है, ये बोट में बैठी है, ये इस चाकू को क्या करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराती है, तभी तो आपकी बोट मतलब इस वाटर के ऊपर फोर्स लगा रही है बैकवर्ड में. तो वाटर क्या कर रहा है, उतना ही फोर्स किस पे लगा रहा है, बोट पे लगा रहा है. तो जैसे ये इससे इस चाकू से और से इस बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है वाटर पे, तो हमारी जो बोट है वो कहाँ मूव करती है, आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. ठीक है, तो जो वुमेन है वो वाटर को पुश कर रही है, ठीक है, बैकवर्ड अपने इस चाकू से. तो
तो जो बैकवर्ड की तरफ आपने वाटर को पुश किया तो उस वाटर ने भी उतना ही फोर्स, जितना इसने इससे फोर्स लगाया वाटर पे, वाटर ने भी उतना ही फोर्स लगाया, लेकिन क्या फोर्स कैसा लगा बेटा, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। उसी की वजह से बोट भी क्या करती है, आगे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये जो है ये था हमारा मैन एंड बोट का। अब नेक्स्ट करते हम प्रोपल्शन रॉकेट का। देखिए इसके पिक्चर से आप समझेंगे। देखिए ये प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट का, कि इसको हम ना इंजेक्शन ऑफ गैसेस फ्रॉम द रॉकेट और जेट प्लेन, ठीक है। मतलब रॉकेट या जो जेट प्लेन से जो गैस इवोल्व होती है, जब वो गैस इवोल्व हुई तो गैस क्या थी, अर्थ पे टकराती है। तो ये गैस क्या करती है, हमारी अर्थ पे टकराती है ना। मैं कह रही हूँ कि इसको हम क्या कह सकते हैं कि इजेक्शन ऑफ गैस फ्रॉम द रॉकेट या और जेट प्लेन। तो जो रॉकेट और जेट प्लेन है, मतलब एक ही बात है, रॉकेट हो या जेट प्लेन हो, उससे जो गैस इवोल्व होती है, तो जब वो गैस इवोल्व होती है तो अर्थ से टकराती है, ठीक है। अर्थ से टकराई तो ये जो जेट है या रॉकेट है, ये खड़ा है ना, तो यहाँ से गैस इवोल्व होती है, ठीक है, अर्थ पे टकराती है। जितना फोर्स जो गैस इवोल्व होके अर्थ पर लगाती है, उतना ही फोर्स अर्थ क्या लगाती है, इस पर लगाती है। उसकी वजह से जेट या जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जाने लग जाता है, मतलब आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप। मैं कह रही हूँ बेटा, जो ये रॉकेट है या जेट प्लेन है, जिससे गैस इवोल्व होती है, अर्थ से टकराती है, तो क्या करते हैं, जो गैस इवोल्व हो रही है, अर्थ से टकरा रही है, तो अर्थ भी इस पे उतना ही फोर्स लगाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे ये रिजल्ट क्या मिलता है, जेट या रॉकेट है मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये भी एग्जाम्पल है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए नेक्स्ट हमारा केस ऑफ होस पाइप। इसमें क्या है, देखिए कहीं पर भी आग लग जाती है, आप ध्यान से सुनना, कहीं पर भी आग लग जाती है तो फायरमैन आते हैं और बहुत बड़ा सा पाइप लेकर आते हैं आग बुझाने के लिए। तो उस पाइप को ही हम क्या कहते हैं, होस पाइप कहते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो कि मैं कह रही हूँ, कहीं पर भी आग लग जाती है, आपने देखा होगा, तो जो फायरमैन आता है बहुत बड़ा सा पाइप लेकर आते हैं, तो उसी को जो आग बुझाने का काम करती है, उस पाइप को हम होस पाइप कहते हैं। अब उस पाइप से इमेजिन करो, उसमें से कितना तेजी से पानी निकलता होगा ना, तो पानी एक तरह से फोर्स लगाएगा, ठीक है। यदि आप उसको टाइटली होल्ड नहीं करते हो, ठीक से नहीं पकड़ते, तो पाइप इधर उधर मूव करने लग जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम यदि उस पाइप को टाइट होल्ड करेंगे, मतलब जितना पानी का जो पाइप है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, आप जो पानी का जो पाइप है फोर्स लगाएगा, हम उतना ही उस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ताकि पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके हमारी क्या आग बुझ जाए, है ना। बात समझ रहे हो। जो आपकी पानी का जो पाइप है वो फोर्स लगाएगा, आप पर फोर्स लगाएगा, नहीं तो आप ढीला छोड़ दोगे, इधर उधर मूव करने लग जाएगा, है ना। तो आप जितना उस पर फोर्स लगाओगे, वो पाइप भी आप पर उतना ही फोर्स लगाएगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तभी तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके हम क्या करते हैं, जहाँ में आग बुझानी है वहाँ आग बुझा देते हैं। तो ये जो होता है हमारा किसका केस है, केस ऑफ होस पाइप का एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे एग्जाम्पल। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमने डिस्कस कर लिया है वॉकिंग का, मैन एंड बोट का, रिकॉइल ऑफ गन का, स्विमिंग का, केस ऑफ होस पाइप का, प्रोपल्शन रॉकेट का। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये था हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि फॉर एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। हमेशा डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी अपोजिट होगी, ठीक है। बात समझ में आ रहा, आप एक्शन करोगे तो आपको उसका रिएक्शन जरूर मिलेगा, हाँ, तो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये था हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन।